हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, RGS से BHO। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 6 का 5वां लेक्चर। आज हम देखेंगे एनिमल वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस, यानी पशु टीकाकरण का जो महत्व है और क्या क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे क्या इम्पोर्टेंस है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का क्या महत्व है, टाइप ऑफ वैक्सीन, कितने तरह के वैक्सीन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या शेड्यूल हैं डिफरेंट एनिमल्स में, क्या चैलेंजेस है और इस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें। देखते हैं कि वैक्सीन किसको बोलेंगे, टीका किसको बोलते हैं। तो यह जो है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको ये स्टिमुलेट करता है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिक पैथोजन। अगर कोई पैथोजेंस जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आया है तो उसकी पहचान करे और पहचान करके उससे बचाव करे, इसी को टीका बोलते हैं। एक तरह का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो उसको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसी को हम लोग टीका बोलते हैं। ये लाइव एटेन्यूएटेड भी हो सकता है और इनएक्टिवेटेड भी हो सकता है और पार्ट ऑफ द पैथोजन, उस पैथोजन का, उस ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है जो रिकॉग्नाइज करता है इम्यून सिस्टम को और उसको रिस्पॉन्ड करता है फॉर द प्रोटेक्शन। कि अगर फ्यूचर में अगर कोई उस पैथोजन का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको पहचान करके उससे उसका बचाव करें। वैक्सीनेशन, टीकाकरण किसको बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ वैक्सीन टू एन एनिमल। एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो होता है वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है टू एक्टिवेट द एनिमल्स इम्यून सिस्टम। जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको एक्टिवेट करने के लिए, ताकि स्पेसिफिक डिजीज, जिस बीमारी का हम वैक्सीन लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, उसका अगर इन्फेक्शन कभी फ्यूचर में होता है तो उससे बचाव मिल सके, इसी को वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम मास स्केल पे भी कई बार गवर्नमेंट चलाते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों कराना चाहिए टीकाकरण? तो सबसे पहले तो ये डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में ये हेल्प करता है, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने में। कैसे करेगा? इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कंटाजियस डिजीज। जो फैलते हैं जानवर टू जानवर, जो फैलते हैं उस डिजीज के स्प्रेड को रोकता है, क्योंकि बीमारी होगी नहीं तो फैलेगा नहीं। रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। क्या होता है कि अगर डिजीज हो भी गया तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, तो वो माइल्ड होगा, कम होगा। तो इसमें जो है ये हेल्प करता है, तो प्रोटेक्शन देता है इस तरह से। प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एनिमल्स एंड लार्जर पॉपुलेशन। ये जिस पशु को हम टीका लगा रहे हैं उसको तो बचाता ही है और उसके साथ साथ ये लार्जर पॉपुलेशन को भी बचाता है, क्योंकि उस पशु से न जाने कितने पशु को इन्फेक्शन लग सकता था। तो अगर हम उसको वैक्सीनेट कर दें तो वो दूसरे जानवरों को भी इन्फेक्शन होने से वो बचा सकता है। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं, आर्थिक महत्व भी हैं। कैसे हैं कि रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रीटिंग द सिक एनिमल। अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आता है, तो अगर हम वैक्सीन लगा दें, टीका लगा दें, तो उसका वो जो ट्रीटमेंट का खर्च है वो बच जाएगा। प्रोडक्टिविटी का जो लॉस हो रहा है, जो उत्पादन का जो लॉस हो रहा है वो भी बच जाएगा। जैसे अगर दूध हम ले रहे हैं, अगर बीमार पशु हो जाती है तो दूध नहीं मिलेगा, अंडे अगर लेना है मुर्गियों से तो अंडे नहीं मिलेंगे, तो वो जो प्रोडक्शन का जो लॉस हो जाएगा उससे भी ये बचाता है। तो इकोनॉमिक लाभ हो गया इसका। रिड्यूस द कलिंग ड्यूरिंग द डिजीज आउटब्रेक। जब डिजीज बहुत ज़्यादा आउटब्रेक बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, आउटब्रेक होता है, तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कि मुर्गियों को एक बार उसको ज़मीन के अंदर दफना दिया गया, इस तरह से कर दिया क्योंकि उससे बीमारी ना फैले। या कई जानवर को तो हमारे इंडिया में तो अलाउ नहीं है, लेकिन दूसरे जगह उसको मार करके उसको कहीं पे गड्ढे में डाल देते हैं कि ताकि बीमारी ना फैले। तो ये क्या है कि इसको ये कम करता है, वैक्सीनेशन जो है कम करेगा। तो अगर ये कलिंग कम होगा तो इकोनॉमिक इसका लाभ जो है वो बढ़ जाता है। प्रिवेंशन ऑफ द जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज उसको बोलते हैं कि बहुत सारा ऐसी बीमारी होती है जो जानवर से आदमियों तक पहुंचता है, फैलता है, तो इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो बहुत सारा, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसको बर्ड फ्लू बोलते हैं, एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स में तो बहुत अभी कंट्रोल कर लिया गया है, एंथ्रेक्स है, ब्रुसेलोसिस है,
या फिर क्लोस्ट्रीडियल डिजीज है, या जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, रेबीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब बीमारी क्या है कि अगर जानवर को है तो जानवर से मनुष्यों तक ये आ सकता है। तो इसी को जूनोटिक, जो बीमारी जो है जानवर से मनुष्यों तक फैल रहा है उसी को जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो अगर आप टीके लगा देते हैं जानवर को तो क्या हुआ कि वो बीमारी जो है मनुष्यों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये एक फायदा हुआ, प्रिवेंट कर रहा है जूनोटिक डिजीज को। हर्ड इम्यूनिटी, क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी मतलब वो झुंड में जितने भी जानवर रह रहे हैं अगर आप सभी को वैक्सीनेशन करते हैं तो वो पूरा हर्ड इम्यूनिटी आ जाता है और विद इन द ग्रुप उनके जो डिजीज स्प्रेड फैलने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है और आउटब्रेक नहीं होता है। जो फैलने वाली बीमारी है उसका आउटब्रेक होने से बच जाता है, वो होता नहीं है। प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगा, अगर वैक्सीनेशन लगाए हैं तो एनिमल जो है हमेशा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर पशु स्वस्थ हैं तो उससे मिलने वाले उत्पाद भी जो है आपका अधिक से अधिक होगा, तो प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ द वैक्सीन, कितने तरह के टाइप होते हैं। कई तरह के होते हैं जिसमें एक दो तरह का जो मेन है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। जैसे एक जो होता है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, है ना, निष्क्रिय किया हुआ टीका या मृत टीका जो होता है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द पैथोजेंस दैट हैव बीन किल्ड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे बीमारी को फैला रहा है तो उसी ऑर्गेनिज्म को किल करके, है ना, मार करके, मृत बना करके वैक्सीन को बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं मृत टीका या निष्क्रिय किया हुआ टीका। जैसे रेबीज वैक्सीन का आप नाम सुने होंगे, जो डॉग के काटने से, कुत्तों काटने से फैलता है, अगर उसमें रेबीज है तो उसमें यहाँ पे क्या है कि वो निष्क्रिय करके उस तरह के वैक्सीन को बनाया जा सकता है। इसमें होल डेड ऑर्गेनिज्म होता है और ये होल डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसमें जो एंटीजन होते हैं उसके कारण से जो इम्यूनिटी है वो स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट होगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और फिर अगर कभी डॉग बाइट होता है या जो इस तरह के वैक्सीन है तो, या जिस तरह का वैक्सीन जिस बीमारी के लिए हम लगा रहे हैं, तो अगर उसका एक्सपोजर होता है तो वो बीमारी होने से बचाव हो सकता है, वो बच सकते हैं उससे। ये इस तरह का जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है ये सेफ होते हैं, बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है इनको, बिकॉज देयर इज नो रेसिडुअल विरुलेंस। विरुलेंस मतलब उसमें बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो नहीं के बराबर होती है। बट लेकिन इसके साथ साथ इसमें हानि क्या होती है कि ये जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो इम्यूनिटी देते हैं, वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। सेफेस्ट तो हैं लेकिन ये बहुत कम समय के लिए इम्यूनिटी जो है रोग से लड़ने की क्षमता जो है प्रदान करते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि बूस्टर डोज, उसको बूस्ट करने के लिए बीच बीच में किसी सर्टेन इंटरवल पे बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा हो गया एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो वो ऐसा वैक्सीन होता है जिसमें जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइव होते हैं लेकिन वो एटेन्यूएटेड होता है, मतलब उनकी शक्ति छीन हो गई रहती है बीमारी फैलाने की। उसको जीवित क्षीणित टीके भी बोलते हैं। तो ये किसी भी तरह से ये इन्फेक्शन फैलाने के इनमें कैपेबिलिटी, क्षमता नहीं होती है। जैसे ब्रुसेला एक बीमारी होती है, उसका वैक्सीन इस तरह से बनाया गया है। ये जो है लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये बहुत लंबे समय तक आपको बार बार बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत लंबे समय तक ये बीमारी से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ भी एक कमी है, हानि है, क्योंकि अगर किसी ऐसे जानवर को लगा दिए जिसका इम्यूनिटी बहुत वीक है पहले से ही, तो वैसे कंडीशन में वहाँ पे हो सकता है कि एक्टिवेट हो जाए और उस जानवर को बीमारी फैला सके, तो या उससे डेथ भी हो सकता है। तो ये एक इसकी हानि है। तो इसमें देखा जाता है कि जो पशु हेल्दी हैं उसी को वैक्सीन लगाया जाए। एक टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है, इट कंटेन्स द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है जो बीमारी फैला रही हैं, उससे कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं जो शरीर को हार्म पहुंचाते हैं। तो उस टॉक्सिन्स से ही जो है ना इनएक्टिवेटेड, उसको इनएक्टिवेट करके इस तरह के वैक्सीन को बनाया जाता है, टीके को बनाया जाता है, जिसको टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन का, बहुत कॉमन है ना, कहीं पे कट जाते हैं, हो जाते हैं तो उसमें लिए, तो इस तरह के वैक्सीन को, जैसे टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन हो, इसी टॉक्सिन्स को लेकर के इनएक्टिवेट करके इसको बनाया गया है। एक होता है सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट टीके जिसको बोलते हैं। इट कंटेन्स ओनली द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द एंटीजन ऑफ द पैथोजन। अगर वो पूरा का, जैसे हमने
किल्ड वैक्सीन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उसमें था पैथोजेंस का, अब उसका कोई एक पार्ट लेकर के टीके को बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है। तो ताकि क्या है कि उससे जो साइड इफेक्ट आने वाले हैं वो कम हो, इसलिए जो है ना, इससे फूट एंड माउथ डिजीज का वैक्सीन को बनाया गया। तो सब यूनिट वैक्सीन फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको FMD बोलते हैं, जो पशुओं में खास करके गाय, भैंस, भेड़, बकरी में बहुत कॉमन होता है, तो इस तरह के टीके को बनाया गया है। तो वैक्सीन ऐसे बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया, जैसे कंजुगेट वैक्सीन हो गया, रिकम्बिनेंट वैक्सीन आजकल चल रहा है, DNA वैक्सीन पे बहुत काम हो रहा है, ऑटोलोगस वैक्सीन बनाया जा रहा है, और भी कई तरह के वैक्सीन हैं। तो इस तरह के वैक्सीन ये मार्केट में उपलब्ध है, बनाए जा रहे हैं। और ख़ास करके मनुष्य, ह्यूमन बीइंग के लिए तो बहुत तरह के वैक्सीन अवेलेबल है, जानवरों में थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन अभी भी रिसर्च चल रहा है और कई नए नए तरह के वैक्सीन आ रहे हैं। अब जब वैक्सीनेशन करते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे वैक्सीनेशन करने से पहले 1 सप्ताह पहले कम से कम डिवर्मिंग जरूर करना चाहिए, उनको कीड़े की दवाई देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पेट में कीड़े हैं, आंत में कीड़े हैं, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस होगा तो इम्यूनिटी वहाँ पे सप्रेस होता है। तो जब इम्यूनिटी सप्रेस होगा तो वैसे कंडीशन में क्या है कि वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये कहा जाता है कि जब भी आप टीके लगाएं तो उससे 1 सप्ताह पहले कीड़े की दवाई जरूर उसको दें। वैक्सीन शुड ऑलवेज बी गिवन टू द हेल्दी एनिमल, जैसे आपने बताया था, आप बर्ड्स को भी दे रहे हैं, पोल्ट्री को भी दे रहे हैं, तो हेल्दी होना चाहिए, उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो हेल्दी एनिमल होता है, स्वस्थ होता है, उसी को टीके लगाए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि उसको हम लोग हेल्दी रखने के लिए मिनरल्स और विटामिन भी जरूर देना चाहिए, ताकि हेल्थ उसका प्रॉपरली मेंटेन रहे। अगर हेल्थ नहीं अच्छा रहेगा तो वैसे कंडीशन में वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट करके जब उसका हेल्थ अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तब लगाएं उनको। वैक्सीन को जो है प्रॉपरली स्टोर करना है, ट्रांसपोर्टेशन के समय एप्रोप्रिएट टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ताकि उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बना रहे। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वैक्सीन, ज़्यादातर वैक्सीन जो है लोअर टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री पे रखते हैं उसको और ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो कोल्ड चेन जो होता है, जहाँ से बना और जहाँ तक पहुँच रहा है पशुपालक के घर तक, जहाँ पे वैक्सीन को लगानी है, तो वहाँ तक कोल्ड चेन मेंटेन रहे और ट्रांसपोर्टेशन उसी अप्रोप्रिएट, जो भी कंपनी रिकमेंड किया है कि इस टेम्परेचर पर रखना है, तो उसी टेम्परेचर पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचे। जो भी इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर का है, जो कंपनी बना रही, जो इंस्ट्रक्शन दे रही है, खास करके डोज के बारे में, कितना उसको लगाना है, कितना ml देना है, या फिर उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसा होना चाहिए, इंट्रामस्कुलर अगर मांस में लगाना है, क्या इस सबक्यूटेनियस स्किन में लगाना है, क्या पोल्ट्री के केस में कई बार ड्रिंकिंग वाटर में, पीने वाला पानी जो होता है उसमें मिला देते हैं, कई बार इंट्रानेजल मतलब नाक में डालते हैं, कई बार आई में डालते हैं। तो ये सब का जैसा कंपनी रिकमेंड कर रही है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, तभी वो वैक्सीन इफेक्टिव होगा। तो वैक्सीन जो है, जो डोजेज है, वो जनरली जो होता है, यूजुअली प्रायः जो होता है वो यंग एनिमल के लिए, ओल्ड के लिए, या थिन है या बहुत मोटा है, उस सब के लिए लगभग एक ही होता है, ताकि वो उसको इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, इसलिए अलग अलग डोजेज नहीं होते हैं। वैक्सीनेट ऑल द एनिमल्स ऑफ बर्ड एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं कि आपके फार्म में अगर 100 एनिमल है तो 10 को आज किए, फिर 2 महीने बाद कर रहे हैं, फिर 4 महीने बाद कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब उसको सारे को एक साथ वैक्सीन लगाना है, ताकि उसमें इफेक्टिव जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो होता है वो इफेक्टिव हो और सारे एनिमल में वो इम्यूनिटी बूस्ट हो एक साथ, ताकि वो डिजीज स्प्रेड होने से बचा सके। और क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन जो है कूल आवर्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उस समय लगाना चाहिए, या तो सुबह लगा या तो शाम को लगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, दोपहर है, उस समय अवॉइड करना चाहिए टीकाकरण के प्रोग्राम को। कई बार 2-3 वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 वैक्सीन एक ही सिरिंज में ले लिए और मिक्स करके लगा दिया, नहीं, ये गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक वैक्सीनेशन और दूसरा वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो उसके बीच में कुछ इंटरवल भी होना चाहिए, कुछ दिनों का अंतराल होना चाहिए, और फिर उसको लगाते हैं। स्प्रिट जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले स्प्रिट लगाते हैं और फिर इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीनेशन के केस में स्प्रिट जिसमें अल्कोहल होता है उसको अवॉइड करना है, साइट ऑफ द वैक्सीनेशन उसमें नहीं लगाना है, जहाँ पे इंजेक्ट करना है उसको नहीं लगाना है, अदरवाइज उसका जो है ना इफिकेसी कम होने के चांसेस हो सकते हैं। डू नॉट यूज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जैसे
कोर्टिकोस्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन है, ये सब क्या है, इम्यून को सप्रेस करते हैं। तो कई बार अगर वो ड्रग चल रही है जानवर को किसी कंडीशंस के लिए, तो वहाँ पे नहीं लगाना, चूँकि उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। तो इसके पहले ये सब दवाइयाँ का यूज नहीं करना है। और वैक्सीनेशन शेड्यूल जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है या बूस्टर डोज अभी हम बता रहे हैं, मस्ट बी फॉलोड। अगर कोई कंपनी कह रहा है कि नहीं इसका बूस्टर डोज लगानी है तो लगानी है, ऐसा नहीं कि उसको एक प्राइमरी डोज दे करके ही छोड़ दिए तो इम्यूनिटी फिर नहीं आने वाला है। तो ये सब सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर टीके लगा सकते हैं, टीकाकरण कर सकते हैं और होने वाले बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है। अब हम देखते हैं शेड्यूल के बारे में, क्या क्या शेड्यूल जो है वैक्सीनेशन का जो है अलग अलग जानवरों में जो है कैसे यूज करते हैं या पशुओं में यूज करते हैं। तो हमने कुछ वैक्सीन्स का यहाँ पे नाम दे रखे हैं, कब लगाते हैं। जैसे गाय और भैंस के लिए एंथ्रेक्स तो अब बहुत कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अगर किसी एरिया में इंडेमिक है, अगर उस एरिया में हो रहा है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। तो प्राइमरी वैक्सीनेशन पहला जो वैक्सीन हम लगाते हैं वो 6 महीने की एज पे, उसके बाद एनुअली आप उसको रिपीट कर सकते हैं। FMD का जो वैक्सीन है या HS का जो वैक्सीन है या BQ का वैक्सीन है, ये बहुत कॉमन अभी भी लगाया जा रहा है। और इसको पहला जो लगाते हैं 4 से 6 महीना पे या 6 महीने में इसको लगा सकते हैं। और इसको एनुअली भी साल में एक बार भी दे सकते हैं FMD के वैक्सीन को, या फिर साल में 2 बार भी लगाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा मैन्युफैक्चरर्स कैसा रिकमेंड कर रहा है ना। एनुअली HS और BQ के वैक्सीन को जनरली हम लोग एनुअल रिकमेंड करते हैं कि वो साल में एक बार भी लगा लें तो डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। ब्रुसेलोसिस जो होता है ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। जो पहला वैक्सीनेशन जो है वो 6 से 8 महीना में ओनली फीमेल को लगाते हैं। ये करता क्या है कि लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, जो 6 से 9 महीने में गर्भावस्था जो होता है, उसमें ये अबॉर्शन का गर्भपात करा देता है। तो बहुत एक ह्यूज लॉस होता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरे फार्म में अगर इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे फार्म में, हर्ड में ये पूरा फैल जाता है। तो इसको एक ही बार पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार लगाते हैं और बहुत लंबे समय तक का ये प्रोटेक्शन देता है। तो इसका ध्यान रखना है। उसी तरह से एक लंपी स्किन डिजीज आजकल बहुत तेज़ी से कुछ सालों के अंदर ये दिखने को मिल रहा है और इसके पहले तो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे वैक्सीन, लेकिन अभी मार्केट में वैक्सीन इसके अवेलेबल हो गए हैं। तो इसके भी पहला जो वैक्सीनेशन है 3 से 6 महीने में लगा सकते हैं, लेकिन LSD का वैक्सीनेशन आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं अगर उसकी माँ जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको माँ को वैक्सीन नहीं लगा है। अगर वैक्सीन लगा है तो पहला डोज 3 से 6 महीना में लगा सकते हैं, फिर हर साल उसको एनुअली रिपीट कर सकते हैं। तो LSD में अभी आप देखे होंगे न्यूज़ में भी कई बार आ रहा था कि बहुत से जानवरों का डेथ हो गया, तो इसको हम वैक्सीन लगा करके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शीप एंड गोट इसमें भी देखते हैं कि वैक्सीनेशन क्या क्या, तो इसमें भी ये FMD बहुत कॉमन होता है। तो इसको 3 महीने की एज में और फिर एनुअली या ट्वाइस अ ईयर 2 बार भी इसको रिपीट कर सकते हैं। इंटेरोटॉक्सीमिया इसमें बहुत कॉमन होता है। तो ये जितने भी हम डिजीज का नाम ले रहे हैं, PPR का नाम सुना होगा, पेस्टिस रूमिनेंट जिसको बोलते हैं, PPR बहुत कॉमन होता है बकरियों में। तो उनका भी जो है वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, पहला वैक्सीनेशन 3 महीने के एज पे। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा अलग है, ये हर 3 साल में रिपीट करते हैं, हर साल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सीप एंड पॉक्स गोट वैक्सीन जो है, सीप वाला सीप में लगाएंगे, गोट वाला गोट में लगाएंगे। ये उसी एरिया में लगाते हैं जहाँ पे ये पॉक्स का प्रॉब्लम है, हर जगह पॉक्स का प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है लगाने के लिए, और इसको एनुअली हम लोग रिपीट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कंपनी रिकमेंड कर रहा है तो इसमें हमने बूस्टर डोज भी लगाना चाहिए, लगा सकते हैं इसमें, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है प्रॉपर मिले। शुगर के केस में, पिग के केस में भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल कुछ है, इस तरह से बनाया गया है। आप स्वाइन फीवर बहुत कॉमन होता है, इस कारण से बहुत लॉस होता है, डेथ भी हो जाता है। तो ये जो है पहला जो है 1 मंथ पे लगा सकते हैं और साल में 2 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। FMD भी उसमें होता है, HS भी होता है, तो इसके लिए भी वैक्सीनेशन ट्वाइस अ ईयर आप दे सकते हैं, पहला 1 to 2 महीने में इसको आप लगा सकते हैं। स्वाइन इरिसेप्लाज जो होता है इसको भी आप दे सकते हैं, 2 से 3 महीना में एनुअली इसको रिपीट करते हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है ये एज पर द नीड, अगर आपकी ज़रूरत है तो लगा सकते हैं, बहुत सारा एरिया में ये होता भी नहीं है, अगर एंडेमिक एरिया है वहाँ पे है तो एज पर द नीड इसको दिया जा सकता है। उसी तरह से मुर्गियों में भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, कब कब कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए। तो मुर्गियाँ जैसे हमने पहले भी बताया था कि 2 तरह की होती हैं, एक ब्रॉयलर जिसको मांस के लिए रखा जाता है और एक लेयर जो अंडों के लिए रखा जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं उसमें सबसे पहले जो पहला दिन का जो चिक होता है, जो चूजा होता है, उसी दिन मैरेक्स डिजीज के लिए HTV स्ट्रेन वाला वैक्सीन इसमें लगाते हैं। ये सबक्यूटेनियस देते हैं, चमड़ी के नीचे देते हैं, और ये हैचरी में ही इसको दे दिया जाता है ना। जब आप खरीद कर लाते हैं तो वहाँ उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद RD रानीखेत डिजीज जो है, इसका शेड्यूल है फर्स्ट वीक में देते हैं। इंट्राऑकुलर या इंट्रानेजल आँख में या नाक में एक ड्रॉप आप उसको डाल देते हैं। फिर गम्बोरो डिजीज या इसी को इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में IBD भी बोला जाता है, इसको 12 से 14 दिन में। रानीखेत डिजीज जो है ये यहाँ पे देते हैं ये 28 से 30 दिन में इसको हम लोग दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि रानीखेत डिजीज का जो पहला बार जो हम लोग पहला सप्ताह में देते हैं वो स्ट्रेन अलग होता है, जिसमें लसोटा या F स्ट्रेन होता है। यहाँ पे R2V स्ट्रेन का यूज किया जाता है दूसरे बार में। उसी तरह से पोल्ट्री जो लेयर बर्ड हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, उनमें भी इस तरह के डिजीज का जो है मैरेक्स डिजीज जो है 0 डे पे ही लगाते हैं। उसके बाद RD के लिए 5 से 7 दिन में, फिर IBD के लिए 14 से 15 दिन में। फॉल पॉक्स, जहाँ पे फॉल पॉक्स की प्रॉब्लम हो, हर जगह नहीं होती, इंडेमिक एरिया में इसको लगा सकते हैं 4 से 5 वीक। फिर RD का दूसरा यानी रानीखेत डिजीज का दूसरा जो स्ट्रेन है R2B, वो 6 से 8 वीक। फिर IBD जो है उसको भी बूस्टर डोज 8वें वीक में लगाते हैं। फिर IB जिसको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या सांस से संबंधित होने वाली बीमारी है, इसको 13 से 15 वीक में लगा सकते हैं। फॉल पॉक्स का फिर से हम लोग बूस्टर लगाते हैं इम्यूनिटी को, यानी कि यहाँ पे बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ रही है। एक ड्रॉप सिंड्रोम होता है जिसमें किल्ड स्ट्रेन का हम लोग यूज करते हैं। एक ड्रॉप सिंड्रोम होता है जिसमें अंडे देना कम कर देती है, एक बीमारी ऐसी होती है, तो उसके लिए भी 14 से 18 सप्ताह में। या फिर RD के लिए वैक्सीन है, उसका दूसरा बूस्टर डोज जो है 16 से 18 वीक में इसको लगाते हैं। तो इस तरह का वैक्सीनेशन शेड्यूल आप फॉलो करेंगे तो आपके जो मुर्गी पालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको उनमें जो है इस तरह की बीमारियां जो होने की संभावना होती है वो कम होती है। ये शेड्यूल जो हमने बताया है अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसका। या अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से स्टैंडर्डाइज कर रखा होगा तो थोड़ा बहुत डेज का इधर उधर हो सकता है, तो आप परेशान ना होंगे इसके लिए। अब चैलेंजेज क्या क्या है, इसका क्या क्या चुनौतियां हैं वैक्सीनेशन में। तो सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की बहुत कमी है। जो पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए खास करके गाँव के लोग, उनमें जागरूकता बहुत कम देखने को मिलती है। तो वो अवेयर नहीं होते हैं उनके इम्पोर्टेंस, वैक्सीनेशन का क्या महत्व है उससे वो अवेयर नहीं होते हैं। तो उसके कारण से ये चुनौतियां बनी रहती है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि वैक्सीन या टीका जो लगा रहे हैं वो कैसे डिजीज को प्रिवेंट करता है, कैसे उसके हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इसके कारण से वो क्या करते हैं, अपने जानवर को टीका नहीं लगाते हैं, तो उसमें जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है उसमें कुछ कम वैक्सीनेशन हो पाता है, जिसके कारण से जिस बीमारी को हम बचा सकते थे उसका आउटब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। हाई कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जो छोटे पशुपालक हैं या किसान हैं जिनका इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये एक तरह की चुनौती बन जाता है, और उसके लिए वैक्सीनेशन को वैसे लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं हमको टीका नहीं लगाना है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो उस कंडीशन में डिजीज स्प्रेड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इनएडिक्वेट वैक्सीन एक्सेसिबिलिटी, टीकों की कई बार अपर्याप्त उपलब्धता होने के कारण से भी ये जो है चुनौतियां बनी रहती है। टीके जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर टीके नहीं लगवाए तो डिजीज का आउटब्रेक हो सकता है। लिमिटेड वेटनरी सर्विस, कई जगह पे वेटनरी डॉक्टर की कमी हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है कि सभी जगह पे वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल हों, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या एक्सपर्ट उस तरह के अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे टीके इम्प्रॉपर वे में लगते हैं या नहीं लग पाते हैं, तो इसके कारण से उन वैक्सीन पूरा इफेक्टिव नहीं हो पाता है और बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। स्टोरेज जो है, जैसा हमने बताया कि उसको लोअर टेम्परेचर पर रखना है, 4 डिग्री या 5 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तो उसकी इफिकेसी जो है कम हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाता है, वो वैक्सीन खराब हो जाता है। तो ये भी एक तरह का चुनौती ही है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डिजीज वेरिएंट एंड म्यूटेशन, कई बार क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है
उसमें कई तरह के वेरिएंट होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, या अपने आप को ये म्यूटेट करते रहता है, बदलते रहता है। जैसे अब अभी कोविड कुछ समय पहले फैला था, तो आप देख रहे थे कि वो अपने आप को बार बार बदल रहा था, अलग अलग तरह का स्ट्रेन आ रहे थे, जिसके कारण से बीमारियां बढ़ रही थी। तो ऐसे पशुओं में होने वाली जो वायरस हैं, उसके कारण से जो बीमारियां जो फैलाते हैं, उनमें भी इस तरह का म्यूटेशन की संभावना रहती है। अब जब वो म्यूटेट कर जाएंगे तो वैक्सीन काम करना बंद कर देता है, तो ये भी एक चुनौती होती है। या मल्टीपल स्ट्रेन है, उसे कई तरह का स्ट्रेन अवेलेबल है, तो एक स्ट्रेन के अगेंस्ट में अगर वैक्सीन बना तो दूसरे अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। जैसे FMD की अगर बात करें, फुट एंड माउथ डिजीज, कई स्ट्रेन है। तो इसमें क्या होता है कि कोशिश ये की जाती है कि सारे स्ट्रेन वैक्सीन ऐसा हो जो सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट में वो काम करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है, यानी निगरानी करना उसको बहुत ही ज़रूरी है। अगर मॉनिटरिंग ऑफ वैक्सीन कवरेज एंड इंश्योरिंग टाइमली वैक्सीनेशन ऑफ ऑल द एनिमल्स कैन बी चैलेंजिंग, क्योंकि हमको जिसमें वैक्सीन लगाना है, डिजीज जिसमें कई डिजीज होता है, किसी खास सीजन में या मौसम में फैलते हैं, तो उससे पहले अगर हम ट्रैक कर लें, उसको हम पता लगा लें कि हाँ ये फैलने वाली है, फैलने की संभावना है, तो उस समय जो है वैक्सीन लगाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, स्पेशली बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत बड़ा एरिया को कवर करना है, तो वहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है। अब विदाउट प्रॉपर मॉनिटरिंग सम एनिमल में मिस द वैक्सीन मेकिंग देम वल्नरेबल टू डिजीज, यानी हमने अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं किया तो हो सकता है कि उस क्षेत्र में हम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा कि कुछ जानवर मिस हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे तो वो क्या होंगे, उनको बीमारी होगी या दूसरे को भी वो फैला सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग होना चाहिए। रेगुलेटरी चैलेंजेज है, कुछ नियामक जो नियम बनाते हैं, जो चुनौतियां होती है वो भी चुनौतियां हैं, जैसे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कंपनी से लेकर के फार्मर्स तक। जो मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं वो हुआ, फिर गवर्नमेंट एजेंसी उसमें अगर परचेज करके दे रही हैं, इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, या फिर जो जहाँ तक वो पहुँच रहा है, तो ये जो चैनल्स बने हुए हैं, इस सब में आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कहीं भी कोऑर्डिनेशन ब्रेक हुआ, इनकोऑर्डिनेशन हुआ, तो ये एक चैलेंजिंग जैसा हो जाता है, उसमें फेलियर होने की, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ये भी एक चैलेंज होता है वैक्सीनेशन के लिए। कैसे होता है कि अगर बहुत एक्सट्रीम वेदर है, जैसे फ्लड आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, तो जो वेटनरी प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, या कैसे पहुँच पाएंगे, या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कोई जाने का साधन नहीं है, बहुत इंटीरियर इलाका है, तो वहाँ पे पहुँच पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उस समय भी क्या है, एकदम शीतलहरी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो घर से निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, या फिर पहुँच भी पा रहे हैं तो वो जो पशुपालक हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि थोड़ा सा वैक्सीनेशन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है, तो वहाँ पे क्या है कि फेल्यूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैक्सीन इफिकेसी की बात अगर हम करें, प्रभाव उसका कितना होता है, तो कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं बना है अभी तक जो 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये वैरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन देंगे, परसेंटेज उनका अलग हो सकता है, डिजीज के अनुसार और एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार। लेकिन अभी रिसर्च चल रहे हैं, प्रयास ये किया जा रहा है कि ये बहुत अधिक से अधिक जितना भी है प्रभावकारी हो, प्रोटेक्शन दे उसको। सम वैक्सीन लूज इफेक्टिवनेस ओवर द टाइम, वो कुछ समय जैसे हम बता रहे थे कि वो अपना इफेक्टिवनेस लूज करते हैं, उसके लिए बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है। बिहेवियरल कल्चरल बैरियर्स भी होता है, कुछ कल्चरल बिलीव ऐसे होते हैं जो लोकल प्रैक्टिस में जो होता है, या ट्रेडिशनल बिलीव होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम अपना जड़ी बूटी कुछ खिला करके जानवर को ठीक कर लेंगे, तो वहाँ पर भी ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग, रोगों की निगरानी में भी जो है इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है तो जो हम टारगेट एरिया है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जो राइट पॉपुलेशन जिसको हम टारगेट करना है वो नहीं हो पाता है, तो ये भी एक चैलेंज है। अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इस चैलेंज को कैसे कम किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, जो जागरूकता अभियान है वो चलाना चाहिए, और फार्मर्स को, जो पशुपालक हैं उसको एजुकेट करना चाहिए,
कि वो वैक्सीन के बारे में जान सकें, उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में जान सकें। जैसे हम लोग भी कई बार कैंप करते हैं, हमारा जो वेटरनरी कॉलेज है बीएचयू का, वो गांव में जाती है, कैंप लगाती है और किसानों को जागरूक करने का काम करते हैं कि उसमें आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं और लगाने के बाद जो है इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सब बताया जाता है। तो ये चल रहा है, बीच बीच में जा कर के हम लोग किसानों के बीच में जाके एक अभियान की तरह हम लोग इसको करते हैं कैंप के थ्रू। गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलना चाहिए। आजकल तो 100% फ्री है, गवर्नमेंट लगभग हर एक स्टेट में ये फ्री वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ताकि वो जब गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है तो हम उसका लाभ क्यों ना उठाएं। तो अगर आपको फ्री वैक्सीन अवेलेबल है तो जाकर के ज़रूर लगवाना चाहिए। तो अगर जहाँ कहीं भी अगर फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे सब्सिडी का प्रोविज़न होना चाहिए, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। ऐसे तो दे रही है गवर्नमेंट। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू वैक्सीन, वैक्सीन जो है वो उसकी बेहतर पहुंच हो सभी लोगों तक, या इंटीरियर इलाका है वहाँ तक वो पहुंच सके। कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर, जो सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो रिक्वायरमेंट है वो जो फार्मर्स हैं, वेटनरियंस है, गवर्नमेंट एजेंसी है इस या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें जो है वो कोलैबोरेशन प्रॉपर होना चाहिए। मॉनिटरिंग और निगरानी इनकी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये अभी चल भी रहा है और होना चाहिए कि ताकि इसमें जो अफोर्डेबल वैक्सीन है, जो बहुत महंगी वैक्सीन ना हो, अफोर्डेबल, इफेक्टिव और स्पेसिफिक रीजन। कई होता है कि इस रीजन में कोई दूसरा स्ट्रेन है, दूसरे रीजन में सेम बीमारी का कोई दूसरा स्ट्रेन है, तो रीजन वाइज स्पेसिफिक रीजन का भी अगर वैक्सीनेशन अगर उपलब्ध हो जाता है तो ये बेहतर हो सकता है। तो इसी के साथ इस व्याख्यान में, इस लेक्चर में हम लोग देख पाते हैं कि जो वैक्सीनेशन है, एनिमल वैक्सीनेशन, वो कितना ज़रूरी है किसी भी बीमारी को बचाने के लिए। और जब बीमारी से हम बचा लेते हैं पशु को तो उससे कितना हमको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, साथ साथ जो हमने इम्पैक्ट देखा है या उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये ज़रूरी है कि किसानों तक या पशुपालक तक या जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ तक वैक्सीन का बेहतर पहुँच हो और उनमें अवेयरनेस हो ताकि इस तरह के चैलेंजेस को कम किया जा सके। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।